नमस्कार दोस्तों, पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है समसामयिक घटना चक्र जो कि बिहार पीसीएस का है ना, तो बिहार पीसीएस और जो बिहार में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके बेसिस पर घटना चक्र पढ़ेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्राचीन इतिहास का पढ़ेंगे, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे वो भी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद। और इस वीडियो को देखने के बाद या इस सीरीज को देखने के बाद उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, है ना, क्योंकि डिटेल एनालिसिस करेंगे तो उससे कुछ छूटने वाला है नहीं, है ना। तो इस प्रकार जैसे भी सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। फिर इसके बाद इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था, है ना, सामान्य विज्ञान, इस प्रकार जो है सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे एक एक दिन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अंजिरा से, या किली गुल मोहम्मद से, दम्ब सदात से, मेहरगढ़ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। तो जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुई हैं, है ना। अगर यहाँ पे कहता कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हो जाएगा लहुरा उत्तर प्रदेश, है ना। क्या हो जाएगा? लहुरा यूपी। विश्लेषण देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो लिखा गया है 7000 से 5500 ईसा पूर्व, है ना। इसके मध्य जो है मेहरगढ़ में पाए गए हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान, है ना। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, क्योंकि संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव स्थित है ना। और जो बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ 7000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो चावल की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और गेहूँ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है चावल के साक्ष्य वाला जिला कोल्डियावा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश जो कि कहाँ पे है? बेलन नदी के तट पर स्थित है ना। और चावल की भूसी के लिए जो है फेमस माना जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो पुरापाषाण युग को कहा जाएगा, नवपाषाण युग को कहा जाएगा, लौह युग को कहा जाएगा, या ताम्रपाषाण युग को कहा जाएगा। तो चालकोलिथिक जो हो जाएगा ये ताम्रपाषाण युग को कहते हैं, है ना, क्योंकि नवपाषाण कालिक जो दूसरा हो जाएगा, और लौह पाषाण युग तो ये ऋग्वेद में आता है ना, वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग स्टार्ट होता है। तो देख लेते हैं व्याख्या इसकी। ताम्र पाषाणिक युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ना। इसमें तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए इसको क्या ताम्र पाषाणिक संस्कृत भी कहते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो किसा लाल और धूसर रंग का प्रयोग किया जाता था, है ना, लाल और धूसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाल और धूसर रंग का प्रयोग किया जाता था। और मान लो ये बर्तन जैसे बनाए जाते थे तो इसमें ऊपर के भाग को लाल रंग से रंगा जाता था, है ना, और नीचे जो होता था इसको काले रंग से रंगा जाता था, है ना। इस पर जो है ज्यामितियाँ बनाई जाती थी। तो विश्लेषण देख लेते हैं इसकी। तो लिखा है बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मध्यभांड, है ना। तो चित्रित मध्यभांड बनाने वाली जो होती थी उसमें मिश्रण प्रयोग किया जाता था। पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप जो है ग्रहण कर लेती थी। इन मध्यभांडों के ऊपरी हिस्सों को जो है लाल रंग से पुताई की जाती थी, और निचले रंग के हिस्सों की बात करें तो काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, है ना। अगला बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक हो जाएगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा, है ना, उत्तर ऐतिहासिक हो जाएगा, या आदि ऐतिहासिक हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक की बात करें तो सबसे प्राचीन समय था, है ना, और इसके बाद प्रागैतिहासिक आता है, इसके बाद उत्तर ऐतिहासिक, और फिर ये तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे लास्ट में आती है ना, आदि ऐतिहासिक काल में। देख लेते हैं व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से अगर चाहें तो। बाकी इसमें जो हाईलाइट किया गया है ये इंपॉर्टेंस है, ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो भारतीय इतिहास में 2300 से 600 BC का कालखंड जो है आदि ऐतिहासिक का माना जाता है ना, आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक में ही पड़ती है,
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान होता है, परंतु उस कला को जो है पढ़ने का ज्ञान नहीं था, है ना। तो लेखन कला का कार्य होता था पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। आगे बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला या पूजा के स्थल। तो इसमें ये मेहराब तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो है पक्की ईंट से बनी इमारत भी थी और वास्तुकला भी थी, कला और वास्तुकला थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, है ना, क्योंकि इसमें एक से अधिक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी, है ना। और पक्की ईंट से बनी इमारतें जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, है ना, इनका प्रयोग कहाँ, विशाल स्नानागार व अन्नागार में किया गया है ना। अगला बात करें तो पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, है ना, और उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य सभ्यता, है ना, ये जो सारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी, है ना। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा कहा जाता है? मिनी हड़प्पा किसको कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है ना, क्योंकि लोथल में अन्य जो है अन्य शहरों की सब अधिक अपेक्षा जो है यहाँ पे अधिक चीज़ें प्राप्त हुई हैं, है ना। तो इसको मिनी हड़प्पा नाम रख दिया गया था। क्योंकि देख लेते हैं सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है ना, और मिनी हड़प्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें यह आधुनिक गुजरात में वर्तमान में स्थित है और पहली खुदाई इसकी किसने की थी? तो इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा, तो सबको पता होगा शायद, है ना, लोथल बंदरगाह है। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं ना। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह या पोर्ट। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हमने पढ़ा लोथल, है ना, तो लोथल गुजरात में हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? है ना, गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। तो अगर बात करें प्रथम मानव जीवाश्म की, उसमें गंगा घाटी और यमुना घाटी इनकी खोज तो हुई नहीं थी, है ना, ये तो तब जानकारी में ही नहीं थी। तो यहाँ पे नर्मदा घाटी हो जाएगा, है ना, जो कि कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है ना। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित है। कहाँ पे? हथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश, है ना। सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। बात करें इसकी खोज पुरातात्विक किसने की थी? तो अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में, है ना। कब की गई थी? 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? गांधार, मथुरा, मौर्य और गुप्त। तो इसका क्या, गांधार शैली भी हो जाएगा और मथुरा शैली भी हो जाएगा, है ना। मौर्य शैली और गुप्त शैली तो बाद की हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। इसके साथ अगर अमरावती शैली दिया होता तो अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सी शैलियों में जो बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, तो यहाँ पे मथुरा शैली भी हो जाएगी, है ना, और गांधार शैली भी हो जाएगी। इसके साथ एक दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश साइड में चलती थी अमरावती शैली, तो इसमें भी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, है ना। तो ये तीनों शैलियाँ महत्वपूर्ण हैं गौतम बुद्ध के हिसाब से। व्याख्या देख लेते हैं। तो कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों जैसे बैठी एवं खड़ी स्थिति में, है ना, इनका निर्माण हुआ है। तो ये दोनों हो जाएंगी। बाकी देख लेते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा किस स्थिति में बनी थी, है ना, क्योंकि इनका कोई एकदम सटीक साक्ष्य तो है नहीं कि पहले इसमें बनी फिर इसमें बनी। हालांकि ये दोनों जो हैं कुषाण वंश में जो है साथ में ही समकालीन है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगी, है ना, या फिर एक भी नहीं होगा। फिर अगला देख लेते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, है ना। देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है ना। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश भारत के साम्राज्य से भी ज़्यादा फैला दिया था, है ना। इसकी सीमा ईरान से लगती है और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से जो है एकत्र किया था, एकबद्ध किया था,
किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का जो है वर्णन किया गया है? मास्की अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। हालांकि बात करें इसकी तो ये जो है अशोक के 13वें शिलालेख में जो है इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में। बाकी अगर बात करें तो कुछ जो है वर्णन थोड़ा सा जानकारी संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, लेकिन स्पष्ट रूप से बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा, है ना। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में जो है मिलती है। बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है ना। तो इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए था, फिर ये तो ऑप्शन नहीं था। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? कहेगा टेराकोटा का, तो धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और बनावली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। लोथल से तो क्या प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है पोर्ट, है ना। पोर्ट मतलब बंदरगाह, है ना। धौलावीरा और कालीबंगा से जो है काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना। बात करते हैं धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से जो है टेराकोटा, कहाँ से? बनावली से, जो कि कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद हरियाणा, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जीते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कालीबंगा, है ना। कालीबंगा से जो है जीते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंट की जो है प्राप्ति हुई है, और लोथल से गोदीवाड़ा, है ना। और कालीबंगा से जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। आगे बात करें धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के जो 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली बात करें प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स या V.A. स्मिथ। तो इसके जो V.A. स्मिथ हो जाएंगे, ये इनसे संबंधित नहीं है ना। बाकी सब लोग हो जाएंगे। तो देख लेते हैं व्याख्या में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को जो है इसकी खोज की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने? राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखालदास बनर्जी। अन्य की बात करें तो इसमें हो जाएंगे K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी, है ना। ये लोग हो जाएंगे। बात करें V.A. स्मिथ, या हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो बोगाज कोई का महत्व क्या है, क्यों है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला है। मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना। क्योंकि इसमें चार वैदिक देवताओं की, जिसमें मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, है ना, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। तो बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। बात करें तो ये सबसे पुराना भी साक्ष्य है ना। सबसे पुराने बात करें, सबसे पुराना शिलालेख तो यही हो जाएगा, है ना। कुछ अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का वर्णन है या उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, है ना, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए जाने जाते थे। कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, है ना। ये 4 देवताओं का जो है उल्लेख किया गया है। अगली बात करें प्रश्न की, तो इसमें जो मिलान किया गया है कौन सा शहर कहाँ से संबंधित है? तो उतनूर की बात कर, उतनूर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि तेलंगाना हो जाएगा, है ना। चिरांद की भी बात करें तो चिरांद तो कहाँ से हो जाएगा? बिहार। और गुफकराल कश्मीर से संबंधित है, तथा पय्यमपल्ली तमिलनाडु, है ना। तो इस प्रकार जो है ये इनका मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, है ना। फिर चिरांद 4th हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पे मिला है। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, है ना। फिर यहाँ पे जो है महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियों के मिलान की बात करी गई है। तो गांधार का क्या हो जाएगा? गांधार का तक्षशिला हो जाएगा, है ना।
और अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी, है ना। वत्स की कौशाम्बी और मल्ल की कुशीनारा, है ना। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, है ना, और बी का हो जाएगा थर्ड, फोर्थ और थर्ड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, है ना। इस प्रकार व्याख्या देख लेते हैं। तो मल्ल की कहाँ हो जाएगी, कुशीनारा, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, रावी, कावेरी और परुष्णी। तो हो जाएगी परुष्णी, है ना। परुष्णी के क्या कहते हैं, इसको रावी नदी कहते हैं वर्तमान में, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी। 10 राज्य युद्ध यहाँ पे लिखा है ना, परुष्णी रवि जो कि रावी के किनारे। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन कौन थे, अनु, द्रुहु, यदु, कुरु और तुर्वसु, है ना। तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र, है ना। प्रश्न हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। 9000 ईसा पूर्व, 12000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हालांकि बात करें लोहे के, तो इसके लिए कोई डेट निश्चित नहीं है ना, कि कब स्टार्ट हुआ था, और ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, है ना। तो व्याख्या भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, मगध, है ना, मगध कहा जाता था। अनर्थ, चोल, तक्षशिला, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मगध कहा जाता था, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो देख लेते हैं, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है उस समय जो है मगध कहा जाता था, है ना, जो कि तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था, और बाकी सब दिया गया देख सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी। तो हर्ष ने, कनिष्क ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, रुद्रदामन ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन, है ना। तो इसकी जो है जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी, तो रुद्रदामन ने करवाई थी। लिखा भी यहाँ पे, रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी में जो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में जो कि स्थित है, में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है ना। तो सबसे प्राचीन हो जाएगा। और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है, जो कि किसने करवाया, रुद्रदामन ने, है ना। बात करें अगले प्रश्न की, तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की हैं। मौर्य काल, राष्ट्रकूट काल, गुप्त काल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूर्तियों का निर्माण जो है मंदिरों में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो उसका हो जाएगा गुप्त काल, है ना। गुप्त काल में ही जो है स्टार्टिंग होती है मूर्तियों को मंदिरों में रखने की प्रथा, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, गुप्त काल या गुप्तकालीन मंदिर है, तो दोनों हो जाएंगे। अगला बात करें तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, किसको, सोम को। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसका ऑप्शन 9वां हो जाएगा, है ना। 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम भगवान को जो है दिया गया है। बात करें कुल कितने मंडल है, तो कुल 10 मंडल है ना। 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं, है ना। सोम जो है आर्यों का प्रमुख पेय है, जिसे क्या कहते हैं, मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है ना, उल्लेख किया गया। कौन कौन से 4 वो हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये 4 वर्ण हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो ऋग्वेद संहिता और 9वां मंडल का पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी हम लोगों ने बात करा, है ना, सोम भगवान और इस पेय नामक देवता को, है ना। तो ये हो जाएगा। बात करें गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है गायत्री मंत्र, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन भी दिया है ऋग्वेद से, है ना। देख लेते हैं व्याख्या। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र जो है तृतीय मंडल में लिया गया है ऋग्वेद के, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। तो वैशेषिक हो जाएगा, है ना। और वैशेषिक के प्रतिपादक कौन है, तो हो जाएंगे कणाद, है ना।
कणाद मुनि हो जाएंगे, है ना। वैसे से कणाद। योग की बात करें तो पतंजलि हो जाएंगे, न्याय के गौतम हो जाएंगे, सांख्य के कौन हो जाएंगे, योग के गौतम, न्याय के नहीं, योग के पतंजलि हो जाएंगे, और न्याय के गौतम देख लेते नीचे दिया होगा, महर्षि कणाद है ना। अगले की बात करें तो महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, कुंडग्राम में, है ना, वैशाली के कुंडग्राम में। व्याख्या देख लेते हैं ये। तो इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ होता है। इसको कुंडल ग्राम भी कहते हैं, जो कि लगभग 599 ईसा पूर्व की बात है। इनकी माता का नाम तीसरा, पिता का नाम सिद्धार्थ और बड़े भाई का नाम क्या है, नंदीवर्धन, है ना। बाकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं पूरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ, किस नगर में होती है। तो इनकी मृत्यु जो होती है पावापुरी में होती है ना। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर जो है महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हो जाती है। अगली बात करें, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये हो जाएंगे जामाली, है ना। भगवान महावीर के जो है पहले शिष्य भी थे जामाली, और ये जो थे इनकी एक पुत्री थी, है ना। तो उनका विवाह जो है जामाली से कर देते हैं। तो एक हिसाब से उनके दामाद जो है उनके पहले शिष्य हो जाएंगे, है ना। व्याख्या देख लेते हैं ये। उनकी पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शना, है ना, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। यह उनका प्रथम शिष्य था, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक, 12 अंग, 12 उपांग, 12 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो क्या हो जाएगा, 14 पूर्व हो जाएगा, पूर्व, है ना। व्याख्या देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है ना। 12 अंग जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, है ना, जो कि कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में, है ना। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के मध्य मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो महायान और हीनयान में मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना और स्तूप बनाना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि महायान जो थे ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, है ना। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे, और महात्मा बुद्ध के जो है बाद में जो अनुयायी आए उनकी पूजा करते थे, कैसे, मूर्ति के रूप में। और अगर बात करें हीनयान की, तो हीनयान जो है उनको केवल गुरु के रूप में मानते थे, है ना, भगवान के रूप में नहीं, और ना ही उनको जो है मूर्ति पूजा की पूजा करते थे। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। लिखा भी है, हीनयान संप्रदाय को जो है मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, और महायान संप्रदाय के बुद्ध को देवता मानते थे तथा उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, है ना। अगला ऑप्शन देख लें। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। तो सारनाथ हो जाएगा, है ना। बाकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है कि उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान सारनाथ आए, और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण, किसने, 5 अनुयायियों के सामने जो है पहला उपदेश दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। और इसकी बात करें तो यह उपदेश जो है उन्हें दुख के कारणों, दुख का अंत और दुखों के समाधान, है ना, इस पे संबंधित था। इसे क्या कहते हैं, इसे 4 आर्य सत्य कहते हैं, है ना, 4 आर्य सत्य। अगले प्रश्न की बात करें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता है। लुम्बिनी नेपाल, बोधगया बिहार, कुशीनगर या कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी नेपाल की बात करें तो यहाँ पे जो है इनका जन्म होता है ना, और बोधगया में तो नहीं, कुशीनगर पावा यही हो जाएगा, है ना। कुशीनगर पावा में इनकी क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। तो देख लेते हैं, व्याख्या दी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल, यहाँ पर महात्मा बुद्ध गए थे, है ना, प्रचार प्रसार करने। अन्य बात करें, कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व से 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया, है ना। बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है ना।
त्रिपिटक की बात करें, इसमें कौन कौन पिटक होते हैं? एक तो होता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, है ना, और तीसरा होता है अभिधम पिटक, है ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। व्याख्या भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह होता है। और सुत्त पिटक की बात करें तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होता है ना। और अभिधम पिटक में क्या होता है? बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करें तो त्रिरत्न, जैसे 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक सटीक ज्ञान और सच्ची आस्था तथा सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे, है ना। जिसको क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, है ना। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो सटीक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, सच्ची आस्था को सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो सटीक क्रिया को सम्यक चरित्र कहते हैं। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, आत्मदान, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीतिवार रिवाजों की अस्वीकृति। तो बात करें आत्मदमन, है ना, मतलब अपने आप को ज़्यादा प्रिसाइज करना। तो बात करें गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में, तो उन्होंने जो है मध्यम मार्ग को अपनाया है ना, मध्यम मार्ग। पर अगर बात करें जैन धर्म की, तो उन्होंने कठिन जीवन साधना को अपना उद्देश्य बनाया है ना, कठिन कर्म पर उद्देश्य है। तो इन दोनों में जो है यही डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है और महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए जो है घोर तपस्या तथा शरीर के त्याग को आवश्यक बताया है ना। जैन धर्म कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो है मोक्ष प्राप्त होगी, और महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि इसी जीवन में जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, अच्छे कर्म और अच्छे विचार रखने से। अगला बात करें तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है या षष्ठम पीढ़ी का है? तो इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्शन है कि पंचम पीढ़ी या षष्ठम पीढ़ी है। तो इसको जो है वहाँ से बाहर कर दिया गया था, है ना, पेपर से जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पे सी और डी दोनों में जो है कन्फ्यूजन है। तो देख सकते हैं वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी, कौन सी 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का अधिकार एवं उठाने का अधिकार है ना। और अगला बात करें तो एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंतिम रूप से कनिंघम द्वारा लगवाया गया था, है ना। अतः यह 6ठी सदी का पीढ़ी का है। तो यहाँ पे 6ठी और 5वीं दोनों जो है, दोनों में कंफर्म नहीं है कि किस पीढ़ी का है ना। तो तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया था? तो जाहिर सी बात आजीविकों ने, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर की नागार्जुन पहाड़ियाँ, है ना, बराबर की पहाड़ियाँ और नागार्जुनी पहाड़ियाँ, इनको काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, है ना। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी गुफाओं में एक तो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपट, ये जो है प्रमुख थी, है ना, महत्वपूर्ण थी। अगले प्रश्न की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो मक्खली गोसाल हो जाएंगे, है ना, मक्खली गोसाल। इनके अनुसार जो है इनका क्या उद्देश्य है मक्खल गोसाल का आजीवक संप्रदाय में? कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मतलब जो सारी चीज़ें हैं ये पहले से लिखित हैं, प्लानिंग हो चुकी है इनकी, हम लोग मात्र कठपुतली हैं, है ना। कि जो है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य, मतलब भाग्य पे डिपेंड है कि किसका कैसा भाग्य है। और इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से डिसाइड है कि क्या होना है। हम हंस रहे हैं तो पहले से डिसाइड है, हमारे साथ क्या होने वाला है ये भी पहले से डिसाइड है ना। तो हम लोग मात्र क्या हैं? कठपुतली। या फिर ये समझ सकते हैं कि हम लोग एक गेम का हिस्सा हैं, है ना, बाकी कुछ नहीं, गेम के कैरेक्टर हैं। तो इनका ये कहना है ना, इस किसमें? आजीवक संप्रदाय में, है ना। अगला बात करें तो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्मानंद। तो इसकी बात करें तो जो है बिंबिसार ने जो है पाटलिपुत्र नामक स्थान पर एक सबसे पहले ग्राम जो है बड़े क्षेत्र का स्थापना की थी, है ना। तब उसका पाटलिपुत्र नाम नहीं रखा गया था।
उसके बाद बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी किसने बनाई सबसे पहले, उदयन ने। तो इन दोनों में भी कन्फ्यूजन की जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी, कहाँ पे, गंगा और सोन नदी के मध्य संगम पर पाटलिपुत्र पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी, है ना। तो किसने की थी, अजातशत्रु ने। और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रह चुका है, तीनों वंशों की, है ना। तो यहाँ तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, है ना, पाटलिपुत्र जो है बसाया था। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या, उदयन हो जाएगा, उदयन उदयन। फिर यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मिलाने को दी गई हैं, है ना। तो बात करें तो मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है, तो नर्मदा नदी से संबंधित हो जाएगा, है ना। बात करें कायथा तो काली सिंध से हो जाएगा, है ना। अहाड़ कहाँ से हो जाएगा, अहाड़ जो कि बनास नदी से संबंधित है ना। और सालदा जो है ताप्ती से संबंधित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले में थर्ड हो जाएगा, है ना, पहले में थर्ड। इसके बाद कायथा, अहाड़ नहीं ये हो जाएगा, फर्स्ट में फोर्थ, है ना। फिर कायथा नंबर थर्ड पे आ जाएगा, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। तो 43-12 कहाँ पे है, 43-12, है ना, सी हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया। तो अहाड़ बनास हो जाएगा, कायथा काली सिंध, स्वालता ताप्ती और मालवा नर्मदा, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति की बात कर रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, स्थिरमती, सुधर्मन और स्थूलभद्र। तो इसके कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र, है ना। पहली जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं। बात करें इसमें कौन सी क्रिया की गई थी, तो इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था जैन धर्म के, है ना। अगले की बात करें तो किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो उदयन हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य शासन, नंद, गुप्त, लक्षवी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, है ना। देख लेते हैं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्धकाल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, है ना, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली। बात करें तो लिच्छवी जो है, लिच्छवी वज्र संघ से संबंधित था, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी है ना, राजगृह हो जाएगी। तो यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं चाहे तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो हो जाएगा जीवक, है ना, जीवक चिकित्सक होता है। और बात करें तो बिंबिसार ने अवंती के राजा कौन, चंद्रप्रद्योत, इनके इलाज के लिए भी अपने जीवक को भेजा था, किसने, बिंबिसार ने, है ना। अगला बात करें, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हो जाएगा हर्यक वंश, है ना। क्योंकि सबसे पहले मगध पर राज कौन करता है, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश, और इसके बाद आते हैं मौर्यकाल, है ना, नहीं इसके बाद नंद वंश आता है ना, नंद वंश आता है, फिर मौर्य साम्राज्य आता है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य शासन, है ना, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, फिर गुप्त। अगला बात करें, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी थी, विलियम जोन्स, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर या वी एस स्मिथ। तो विलियम जोन्स, सर विलियम नहीं, विलियम जोन्स जो है, इन्होंने सबसे पहले समुद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी थी, है ना। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, है ना। फिर यहाँ पे एक और है कि एरियन तथा प्लूटार्क, किसने, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, एंड्रोकोट्स। तो ये भी पूछा जा सकता है ना। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। जबकि बात करें जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स शब्द को चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने खोजी थी, ए कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप। ये तो सबको पता होगा, है ना, जेम्स प्रिंसेप ने कहा 1837 में, है ना। देख लेते हैं व्याख्या।
तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों को देवनागरी की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली, है ना। बात करें तो दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्की कर्नाटका से प्राप्त लेख से अशोक का नाम भी पढ़ा गया। कहाँ से? 1915 में मास्की कर्नाटक, है ना, जैसे मास्की गुर्जरा ये अभिलेख है ना। अगला बात करें तो कालिदास की कुमार संभवम में पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी है किसके? तो कार्तिकेय, है ना, जो कि भगवान शंकर और पार्वती के जो है पुत्र हैं, कार्तिकेय के बारे में यहाँ पे लिखा है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, है ना, कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं, है ना। अगला बात करें तो मेगस्थनीज की पुस्तिका कौन है? तो मेगस्थनीज की इंडिका, है ना, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है ना, जो कि कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, है ना। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे कुछ किताबें दी गई हैं, है ना, पुस्तकें और उनके लेखक। तो बात करें राजतरंगिणी कल्हड़ की हो जाएगी, है ना। वृहत संहिता किसकी हो जाएगी? विक्रमांक देव की बात करें तो विल्हड़ की हो जाएगी, है ना। बात करें वृहत संहिता तो वराह मिहिर की हो जाएगी, और मूसिका मसा की बात करें तो ये अतुला की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 4, है ना, 3, फिर 1, 2, तो 43 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 12 ये, है ना। देख लेते हैं अगले। तो इंडिका के रचनाकार अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा मेगस्थनीज, है ना। तो देख लेते हैं एक बार व्याख्या। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, है ना। समिति का कार्य क्या होता था? बिक्री कर वसूल करना। विक्रय करके मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, और करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था डायरेक्ट, है ना। क्या? मृत्युदंड दिया जाता था। बात करें मेगस्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया था, है ना। और इसकी एक पुस्तक थी जो कि इंडिका थी, जो कि जस्ट हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ हो जाते हैं, है ना। बृहद्रथ की हत्या करके जो है दूसरा शासक बन जाता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनका सेनापति होता है ना। अगली बात करें किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां की गई हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का ही तो है। बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो ये जो है रुद्रदामन द्वारा 130 और 150 के मध्य बनवाया गया था, है ना। इसमें क्या है? तो अशोक के 14 प्रज्ञापनों, 14 शिलालेखों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी इसी पे खुदे हुए हैं, है ना। बात करते हैं विशुद्ध संस्कृत तथा भाषा की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना। पूछा जाता है कि विशुद्ध संस्कृत का पहला शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, है ना। और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और ये सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है ना। हालांकि इससे भी प्राचीन है एशिया माइनर की गुफा, है ना, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है, पर ये भी काफ़ी पुराना है। अब बात करते हैं कैलाशनाथ मंदिर किस वंश और किस राज्य ने बनवाया था? तो इसका हो जाएगा, चूँकि कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु में है ना, तो पल्लव, तमिलनाडु के पल्लवों ने बनवाया था। किसने? तमिलनाडु के पल्लवों ने। तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लवों ने, ना, पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। फिर यहाँ पे पुस्तकें और जो है लेखक लिखे गए, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो जाएगी, है ना, और पाणिनि की अष्टधाई हो जाएगी, कामंदक जो है नीतिसार की हो जाएगी, है ना, और कालिदास की कुमार संभव। तो 21 और 43, 21-43 पहला ही हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, हुइस्क या खारवेल? तो कौन हो जाएगा? हो जाएंगे खारवेल, जो कि कहाँ से संबंधित है? व्याख्या देख लेते हैं।
कलिंग का चेद वंश जो है, चेद वंशी शासक खारवेल, तो चेद वंश से संबंधित है ना। भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे, जो कि उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से जो है उनका एक बिना तिथि वाला अभिलेख मिला। कैसा? बिना किसी तिथि वाला, है ना। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है तथा जैन धर्म के प्रति आधुनिक झुकाव या अधिक झुकाव जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा में लिखा गया है ना। अगले की बात करें तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, चेद वंश से, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना। इन्होंने जो है दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान किए थे, है ना। उसके बाद जो है इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। और किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का मुग्ध होकर उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी, है ना। अब बात करें समुद्रगुप्त की विजयों का जो है प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख है, जो कि हरिश्चंद्र ने लिखा है, उनके दरबारी कवि, है ना। गुप्त अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया, तो हुड़ों को किसने पराजित किया था सर्वप्रथम? तो स्कंदगुप्त हो जाएंगे, है ना। देख लेते हैं व्याख्या। हुड़ों का पहला भारत पर आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि 455 ईस्वी में हुआ था, है ना, तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हुए, है ना। आगे भी ये व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। बात करें 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने जो है कब्जा भी कर लिया था, मौर्य साम्राज्य के काल में ही, है ना। बात करें अगले प्रश्न की, तो किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहते हैं? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, सिंचित भूमि को, या जोती हुई भूमि को? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। बिना जुती हुई जंगली भूमि को क्या कहते हैं? अप्रहत, है ना, जो कि गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था, है ना। बात करें चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520, 525 से 30, या 545 से 52 और 592 से ये। तो संयुगन जो है आता है लास्ट में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आता है, तो क्या हो जाएगा? 515 से 520, है ना। काफ़ी पास में सारे ऑप्शन हैं। तो ये जो क्या है बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करता है ना, और 518 के एवं में आता है। अगला बात करें, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो कौन हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा, है ना। ह्वेनसांग, जो कि 7वीं शताब्दी में आता है ना, 7वीं शताब्दी में। बात करें फाहियान की, तो ये आता है विक्रमादित्य ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बात करें तारानाथ, तो एक तिब्बती लेखक होता है, कैसा? तिब्बती लेखक, है ना। इनकी 2 रचनाएं भी हैं, एक तो तंग्युर और दूसरी कैंगुर, है ना, तंग्युर कंग्युर। अगले प्रश्न की बात करें, व्याख्या दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हर्षवर्धन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सीयू की, है ना। कल्हड़ की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो कल्हड़ की हो जाएगी राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है ना। तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, जो कि जयसिंह के शासनकाल में 1128-49 में लिखी गई थी, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ओदांतपुर शिक्षा केंद्र जो कि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार हो जाएगा, है ना। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में हो जाएगा। किसने बनवाया था इसको? तो इसके पाल वंश के शासक प्रथम गोपाल ने बनवाया था, है ना। अगला प्रश्न की बात करें, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का शासक जो हो जाएगा नान्यदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नान्यदेव, है ना। व्याख्या देख लेते हैं। नान्यदेव ने 1097-98 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी थी, कर्नाट वंश की, है ना। कर्नाट की राजधानी क्या थी? शिमरावगढ़। क्या थी? शिमरावगढ़। बात करें कर्नाट वंश का शासनकाल, तो 1097 से 1325 तक चलता है ना। और मिथिला जो है, मिथिला का स्वर्णयुग कहते हैं। कर्नाट वंश को क्या कहते हैं? मिथिला का स्वर्णयुग कहते हैं, है ना। बात करें कर्ण सिंह, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कर्नाट वंश का अंतिम शासक क्या हो जाएगा? तो मती सिंह हो जाएगा, या हरी सिंह हो जाएगा, या राम सिंह हो जाएगा, श्याम सिंह हो जाएगा। डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी? पंजीकरण व्यवस्था की। तो ये भी ध्यान रखना। अगला बात करें,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल अछूत की, अच्छा उत्तर वैदिक, सॉरी इसमें ये हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे जो है वर्णों की व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, है ना। कौन कौन से वर्ण? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो अवधारणा आती है ये उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो जाती है ना। हालांकि पूरी तरह से नहीं आती है, पर थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि वंशानुगत शासनकाल भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो देख लेते हैं। तो धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य जातियों जैसे अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का जो है आविर्भाव स्टार्ट हो जाता है ना। अगली बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में की जाती है? कनिष्क के सामने तो कहाँ पे हो जाती है? तो हो जाएगा कश्मीर, है ना, कुंडलवन कश्मीर। जो की चौथी और अंतिम संगीति होती है बौद्ध धर्म की, है ना। इसके जो है अध्यक्षता कौन करता है? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष, है ना। इसमें क्या किया जाता है? तो त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को जो है विभाषा शास्त्र कहते हैं, है ना। बाकी बात करें बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वसुमित्र, महाकश्यप, और पार्श्विक संरक्षक तो इसके हो जाएंगे महाकश्यप, है ना। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहली होती है राजगीर, है ना, बिहार में। कहाँ होगी? राजगृह या राजगीर बिहार में होती है, जो कि कब होती है? 483 BC में, है ना। देख लेते हैं व्याख्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सेम क्वेश्चन, राजगृह, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा? बुद्ध के जीवन की 4 जो चीज़ें दी हैं उनको मिलाना है। तो जन्म से क्या संबंधित है? लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में, और प्रथम वचन ये देते हैं सारनाथ में, है ना। और निधन होता है कुशीनगर पावा में, है ना, पावा कुशीनगर। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा थर्ड, है ना, और फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ। तो 32-14 कहाँ पे है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा, है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर का बनवाया गया था। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो है प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो क्या होता? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ? बोध गया में। बात करें तो इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने, किसने? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में करवाया था। वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी, कौन से 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह काहे से बना है? ईंटों से, है ना। वो 2000 में जो है इसको 2002 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है ना, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना जो है प्रथम शरण उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, है ना। अगले प्रश्न की बात करें प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहते हैं, तो ये नाम भी बदल सकते हैं वहाँ पे, है ना, पेपर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष या कनिष्क? तो कनिष्क के शासनकाल में, है ना, इनकी मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों का विभाजन हो जाता है, जिसमें महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी, है ना। इसी के समय अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो जाती है गौतम बुद्ध के बाद। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्टार्ट की जाती है? वैशाली में, एथेंस में, पाटलिपुत्र में या स्पार्टा में? तो जो है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें तो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में या वैशाली में? वैशाली में, क्योंकि इनसे तो कोई मतलब नहीं है ना। देख लेते हैं। विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो है वैशाली में स्टार्ट होती है।
वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों का राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी एवं मल्ल, कौन कौन से, वज्जी एवं मल्ल नामक 2 महाजनपद जो थे, इनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था शासन प्रचलित थी, है ना। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन, लिच्छवी। इस क्वेश्चन की बात हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, है ना। अगला बात करें तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है, महाभारत, छंदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, एक तो अंग हो जाएगा, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज, है ना। बात करें एकमात्र महाजनपद जो कि अस्मक, एकमात्र महाजनपद अस्मक जो कि कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत में, है ना। जनवसव सुत में केवल 12 महाजनपदों का, ये भी पूछा जा सकता है, तो जनवसव सुत में केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। और बात करें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैसे बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, उसी प्रकार भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर भी जो है 16 जनपद महाजनपदों का नाम मिलता है, किंतु वहाँ पे जो है नाम, कुछ नामों में परिवर्तन हो सकता है ना। जैसे मगध की जगह कुछ और हो सकता है, या अस्मक की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन 16 महाजनपदों का उल्लेख वहाँ भी मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, मौर्यों ने, कुषाण, गुप्त। तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, है ना। दक्षिणी बिहार के राजगीर में, जो कि 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को जो है दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को जो है दान प्रदान किया, है ना। फिर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था, तो बौद्ध एवं धर्म एवं दर्शन के लिए, है ना। चीनी ह्वेनसांग भी यहाँ आता है और यहाँ से शिक्षा भी प्राप्त करता है, तथा एक पुस्तक लिखता है। क्या लिखता है, पुस्तक का नाम CU की, है ना, इस पुस्तक की रचना भी करता है। बात करें मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सैनिक जो होते थे, है ना, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसकी जगह पे जो है उनको जागीर दे दी जाती थी, है ना, बहुत सारी ज़मीन दे दी जाती थी, फिर उससे जो है क्या करते थे, अपनी सेना और अपने लिए जो है पैसे या धन का जो है संग्रह करते रहते थे, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था की मुगल प्रचलन में शासन अकबर द्वारा किया गया था। बात करें तो इसमें 3 लोग होते थे, पदाधिकारी के वरीयता क्रम जो कि वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। बात करें तो सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया जाता था, है ना। इसके बदले में मनसबदार को नगद वेतन या जागीर दी जाती थी। तो जो जागीर दी जाती थी इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मनसबदारी व्यवस्था, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार जो है पतन हो गया था, तो जाहिर सी बात होने लगा था गुप्त के बाद। अगला बात करें महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, हाँ, तो इस पर आक्रमण होने के बाद जो है इसको जो है क्या लोगों के द्वारा उतना प्रश्रय देना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन दोनों सही हैं, पर जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के परिणाम स्वरूप महाविहार का पतन हो गया और बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के परिणाम स्वरूप जो है नालंदा का महत्व घटने लगा था, है ना, क्योंकि वहाँ पे नालंदा की जगह पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को महत्व दिया जाने लगा था, है ना। फिर अगला बात करें प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है, प्रथम मगध साम्राज्य का, तो क्या हो जाएगा 6ठी शताब्दी हो जाएगा, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार होता है, कौन, बिम्बिसार, है ना, जो कि लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व की बात है ना। बात करें मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिवज,
राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों में जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, तब बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी को चेंज कर दिया था, है ना, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। तो इन दोनों में जो कन्फ्यूजन रहता है ना। अगला बात करें, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसमें जो है पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग और चंपा दिया गया है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगी इसकी, इसमें ना तो ये होगा, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि ना तो इसमें पाटलिपुत्र गिरिव्रज राजगृह दिया है और ना ही यहाँ पे कौन सा दिया गया है गिरिव्रज राजगृह दिया नहीं है, तो ये होगा नहीं। अगला बात कर लेते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन होता है? तो होता है मौर्यों का, है ना। कि सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश, फिर आते हैं शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश, फिर आते हैं नंद वंश और नंद के बाद आते हैं मौर्य, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, इसके बाद गुप्त, है ना, फिर गुप्तोत्तर, फिर हर्षवर्धन, वर्धन काल। यहाँ पे लिखा भी गया है, कुछ व्याख्या आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन हो जाएगा? तो विशाख दत्त, है ना। विशाख दत्त का कौन सा हो जाएगा? मुद्रा राक्षस, है ना। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है ना। बात करें तो मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है ना। वृषल मतलब बैल और कुलहीन मतलब नीची जाति का। बात करें तो विशाख दत्त की कौन सी हो जाएंगी? देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, है ना, ये भी उनकी ही है। बात करें निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि नंद वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? घनानंद, और इन्हीं के समय सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। भद्रसाल उनका सेनापति था, किसका? घनानंद का। अगली बात करें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, काहे का बना था? तो लकड़ी का बना था, है ना। अगली बात करें, बिहार यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा व्याख्या दी गई है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। बात करें अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या शिवाजी ने? तो शिवाजी ने जो है अष्टप्रधान का जो है गठन किया था। इसमें 8 लोग महत्वपूर्ण 8 प्रधान लोग थे जिनके जरिए से पूरा जो है शासन चलाया जाता था, है ना। कौन कौन थे उसमें? एक तो होते हैं पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये लोग होते हैं 8 लोग, है ना। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ या मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था, किसी भी अर्थ में, है ना। प्रत्येक मंत्री राजा के लिए उत्तरदायी होता था। अगला बात करें तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, बिंदुसार या कुणाल? तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त हो जाएंगे, है ना। व्याख्या दी गई है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है ना। बाकी बात करें अगला, तो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, क्योंकि अशोक चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादातर जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। व्याख्या देखना चाहें देख सकते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्य गुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त कहते हैं, क्या? आनर्त तथा सुराष्ट्र भी कहते हैं। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है ना। अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। कौन था? श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सारे तो थे। तो क्या है? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, है ना। इसमें अन्य कौन कौन से सम्मिलित नहीं थे देख लेते हैं। तो इसमें चोल प्रशासन, पांड्य, सत्यपुत्र,
केरलपुत्र एवं ताम्रपड़ी जिसको श्रीलंका, ये इतने चीज़ें जो हैं इससे संबंधित नहीं थी मौर्य काल से, है ना, बाकी सब थी। बात करें अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा की जो है होती है तो कहाँ पे होती है, तो हो जाएगी पाटलिपुत्र बिहार में, है ना। पहली, दूसरी और तीसरी ये जो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं ये बिहार में होती हैं, है ना। इसमें पहली राजगृह में होती है और दूसरी और तीसरी ये पाटलिपुत्र में होती है, फिर चौथी कुंडलवन कहाँ होती है, कश्मीर में, है ना। अगला बात करें अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी प्राकृत भाषा, है ना। हालांकि कुछ जगहों पर जो है संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। लिखा है यहाँ पे शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली और जौगढ़, है ना, तथा एरागुड्डी और सोपारा ये किसके, अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, है ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी में लिखे गए हैं, केवल दो, कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये जो है इनकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे उर्दू की तरह लिखा जाता है ना, दाएं से बाएं की ओर उल्टा लिखा जाता है। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है ना। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने बात की थी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जो कि कैसी, उर्दू की तरह, तो कौन सी हो जाएगी, खरोष्टी, है ना, खरोष्ठी लिपि हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, है ना। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि लोगों के विद्वानों को जाता है ना। यह मुख्यतः कहाँ चलती थी, तो उत्तर पश्चिम भारत में चलती थी। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम भारत में, है ना, इस क्षेत्र में। अगला बात करें अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो राजा के प्रति वफादारी या बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, शांति एवं अहिंसा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है ये नहीं होगा, बाकी बड़ों का सम्मान करना तो होगा ही, धार्मिक सहनशीलता भी होगा और शांति एवं अहिंसा होगा, पर मूल उद्देश्य की बात करें तो शांति एवं अहिंसा होगा, है ना। इस प्रकार इसमें कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन इसको छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे, है ना। देख लेते हैं। अशोक के धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकायने दया दाने, सचे सोचने माधवे साधवे चा, है ना। मतलब कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, है ना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में क्या है, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे विकल्प जो हैं निहित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा हो जाएगा, मास्की का लघु स्तंभ, या क्वीन स्तंभ, या रुक्मिणीदेवी स्तंभ, या भाब्रू स्तंभ। तो कौन सा हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ, है ना, भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। कहाँ है भाब्रू स्तंभ, तो भाब्रू बैराट स्तंभ लेख अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है ना। पियदस्य लाजा मागधम सगम अभिवादेतुनम आहा अपाबा, है ना, ततम चा। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म या धर्मावलंबी जो है प्रमाणित करता है, बौद्ध धर्म से जो है संबंधित थे अशोक। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, है ना, प्रियदर्शी। और पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं, अशोक वर्धन, है ना। बात करें अगले प्रश्न की, तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, 1837 में, है ना। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। कौन सा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियाँ, है ना, राजनीति। हालांकि नाम उसका अर्थशास्त्र है, पर ये वहाँ के जो है मौर्य शासन के राजनीतिक विषयों से संबंधित थी, है ना। तो बात करें इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी, अर्थशास्त्र से, है ना। बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे ऐतिहासिक, हालांकि ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था और ये राजनीति शास्त्र पर डिपेंड था, मतलब उस पर आधारित था, है ना।
फिर क्या है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? जैसा कि हमने अभी जस्ट बात किया, आर्थिक संबंध तो होगा नहीं, धन संचय भी नहीं होगा, पर हाँ शासन के कला सिद्धांत और अभ्यास तथा विदेश नीति, इन चीज़ों से जो है संबंधित था। तो ये एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर व्याख्या दी है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर, या पद्मनाभ स्वामी मंदिर, है ना, अरुल मिगु रामनाथ स्वामी मंदिर, या एकाम्बरेश्वर मंदिर। तो कांचीपुरम के तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना, एकाम्बरेश्वर मंदिर। देख लेते हैं, एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव, है ना, भगवान शंकर को जो है समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जो है किसने? पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया। किसने? पल्लवों ने। और यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईसा पूर्व जो है ईस्वी में किसने? पल्लवों ने करवाया था, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका की जो है गुफाएं स्थित हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। तो पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में, है ना। बात करें भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। और शैल चित्रों के प्रमुख अगर विषयों की बात करें तो सामूहिक नृत्य हो जाएगा, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े विषयों के चित्रों की जो है जानकारी मिलती है। तो बात करें मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कितनी? 7 श्रेणियों में बांटा है। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो एक तो दार्शनिक हो जाएगा, कृषक या किसान, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। तो इन 7 भागों में जो है बांटा है इंडिका में अपनी। किसने? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मतलब मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में जो है दास प्रथा का उल्लेख है, या दास प्रथा उस समय तक प्रचलित नहीं थी, है ना। अगला बात करें तो मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही जो है अपने से भिन्न पेशा कर सकता था। मान लो अगर महार जाति से संबंधित है तो महार के अलावा कोई दूसरा पेशा नहीं कर सकता था, है ना। अब बात करें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है तो कौन सी हो जाएगी? मेगस्थनीज की इंडिका हो जाएगी, है ना। अगला, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? कृष्णदेवराय, संग्रांगण सूत्राधार, महेंद्र वर्मन के मत्त विलास प्रहसन, मानसोल्लास भोजदेव, या अमुक्त माल्याद सोमेश्वर। तो इतिहास के प्राचीन एवं मध्य युगीन काल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम के जो है मत्त विलास प्रहसन से जानकारी मिलती है। अन्य की बात करें तो जो है मत्त विलास प्रहसन किसका हो जाएगा? महेंद्र वर्मन का। अमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय का। और सम्रांगण सूत्राधार ये राजा भोज का है ना। और मानसोल्लास सोमेश्वर थर्ड का हो जाएगा। अगला बात करें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसको किसने लिखा है? टेसियस, टालमी, स्ट्रेबो और प्लिनी। तो इसमें से किसी ने नहीं लिखा है ना। टेसियस तो ईरान का एक राजवैद था, और टालमी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी ने। और टालमी ने जो है, टालमी पुस्तक किसकी है? तो इसको हेरोडोटस ने लिखा है। किसने? हेरोडोटस ने, है ना। और स्ट्रेबो तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसके कौन से हो जाएंगे? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ग्रीक रोमन पेरिप्लस जो है। इसकी बात करें तो इसको 60 ईस्वी में जो है अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब इसका नाम कंफर्म नहीं कि किसने लिखा था, है ना। तो इसको अज्ञात लेखक भी कहते हैं कभी कभी। बात करें इसमें क्या लिखा है तो इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज की इंडिका हो जाएगी, है ना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर, तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, मिनांडर हो जाएंगे, विम कन्फ्यूशस या गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसके ऑप्शन ए हो जाएगा या सी हो जाएगा। देखो, अगर बात करें व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, तो विम कन्फ्यूशस ने स्टार्ट किया था, है ना, और सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो व्याख्या देख लेते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासकों विम कन्फ्यूशस, है ना, को स्वर्ण मुद्राओं का जो है प्रचलन श्रेय माना जाता है। पर यहाँ पे अगर बात करता कि सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, है ना, सर्वप्रथम स्टार्ट किसने किया था, व्यापक तौर पे नहीं, स्टार्ट किसने किया था, तो कौन हो जाएगा? हिंद यूनानियों ने किया था। किसने? हिंद यूनानियों ने स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चलाए थे। और इसके बाद जो है कुषाण शासकों में विम कन्फ्यूशस ने जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाई थी, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो कला की गांधार शैली निम्न में से किससे फली फूली? तो कुषाणों द्वारा। ये तो हम लोगों ने पहले भी बात कर ली थी, है ना। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद कर लेना। बात करें निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? अशोक, कनिष्क, कालाशोक या अजातशत्रु? तो कनिष्क हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। कुंडलवन कश्मीर में, तो कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशोक घोष इसके कौन थे? उपाध्यक्ष थे, है ना। इसमें बात करें तो प्रत्येक पिटक पर एक महाभाष्य या भाष्य लिखकर जो है टीका कहते हैं इसको, जिसको विभाषा शास्त्र कहते हैं, लिखा गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में जो विभाजन कब होता है? तो चौथी बौद्ध संगीति में होता है ना। प्रद्योत कहाँ के राजा थे? कौशल, अवंती, मगध और अवध के। तो ये कहाँ से हो जाएंगे? अवंती, जिनको क्या कहते हैं? अवंती के चंड प्रद्योत, है ना, अवंती के चंड प्रद्योत। देख लेते हैं व्याख्या, यहाँ पे लिखा भी है व्याख्या। ये एक रचना है स्वप्नवास वदत्ता। किसने लिखा है इसको? इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया, चंड प्रद्योत के, है ना। अगला क्या हो जाएगा? हूण राजा तोरमाड़ किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किए गए थे? यशोवर्मन, राज्यवर्धन, प्रकाशवर्धन या विष्णुवर्धन? तो कौन हो जाएगा? प्रकाशवर्मन के द्वारा, है ना। तो प्रकाशवर्मन के द्वारा हराए गए थे। व्याख्या में क्या लिखा है? हूण राजा तोरमाड़ औलिकार राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया, है ना। और दूसरे हूण आक्रमण का नेता कौन था? तोरमाड़, जो कि मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका एक लेख मिलता है, जहाँ से कौशाम्बी से तोरमाड़ को 2 मोहरें भी मिलती हैं, है ना। किसकी? तोरमाड़ की, कौशाम्बी से। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब बात करते हैं तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम। किसने? राजेंद्र प्रथम ने किया था, या राजराज प्रथम। बात करें बृहदेश्वर या तंजौर का मंदिर, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। तो 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है ना। बात करें शैलियाँ, तो 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। मान लेते हैं भारत है ना। तो ये उत्तर भारत में जो है नागर शैली चलित है, और ये यहाँ पे दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली, है ना। और मध्य में जो है बेसर शैली। बेसर में जो है कुछ मात्रा में इसके और इसका दोनों की मिश्रण होती है, इसको ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं, है ना। इसमें दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है विधवा विवाह या विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? तो समुद्रगुप्त का एरण पाषाण अभिलेख, या बुद्धगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, बात करें भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, या तोरमाड़ का एरण वाराह अभिलेख? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, है ना। देख लेते हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दाह अथवा सती प्रथा का उदाहरण मिलता है, जो कि 510 ईस्वी का है
है ना, जो कि इरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के पास किनारे स्थित है ना। बात करें शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन होता है, तो कौन हो जाएगा, कण्व वंश हो जाएगा, है ना, कण्व वंश। बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा जाता है ना। फिर वासुदेव जो है कण्व वंश की स्थापना करता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है काहे से, गिरनार के स्तंभ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, हाथी गुम्फा या सारनाथ। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, हाथी गुम्फा के अभिलेख से संबंधित है। इसको क्या कहते हैं, देख लेते हैं। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है ना, जो कि इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बात करें किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करी थी, तो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, इन्होंने जो है किसकी, रामगुप्त की हत्या करते हैं, अपने बड़े भाई रामगुप्त की, है ना। और जब हत्या कर देते हैं फिर उनकी पत्नी जो होती है ध्रुव देवी, तो अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं बाद में, है ना। बात करें नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्त काल की, है ना। बात करें मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण हैं, है ना, जो कि गुप्त काल में नगर क्रमिक हास की ओर जो है प्रदर्शित करते हैं। अगला बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध था, तो कौन सा हो जाएगा, भड़ौच हो जाएगा, भड़ौच भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ताम्रलिप्ति तो हो नहीं सकता क्योंकि तमिलनाडु में है, और कल्याण भी हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे, है ना। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो भृगुकच्छ भड़ौच हो जाएगा, और दूसरा कैम्बे हो जाएगा, जिसको कल्याण कहते हैं, है ना। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे उत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जो है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है, तो कौन हो जाएंगे, गुप्त वंश, क्योंकि मंदिरों का निर्माण भी गुप्त वंश में ही स्टार्ट हुआ था, है ना, मंदिरों का निर्माण और वहाँ पे मूर्तियों का स्थापना। फिर बात करें गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6ठा भाग थी, है ना, 1/6 भाग होती थी वहाँ पे। बात करें भूमि को क्या कहते थे, तो गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहते थे, भाग कहते थे या उड़ग कहते थे, क्या, उड़ग। बात करें भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, पार्थियन की, पार्थियन मतलब पहल्लव होता है ना, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त की। तो ये तो गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुप्त काल, है ना। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ, है ना। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था, क्या, गरुड़, है ना। अगला बात करें इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट ने, है ना, आर्यभट्ट इन्होंने कैपलर के समान नियम दिए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, सुश्रुत, शूद्रक, सौमिल, शौनक। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक लोग हो जाएंगे, है ना। तो सुश्रुत हो जाएंगे, सौमिल हो जाएंगे और शौनक हो जाएंगे, है ना, शूद्रक नहीं होंगे। इनकी एक पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम, है ना, शूद्रक की। तो देख लेते हैं यहाँ पे सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक हैं, है ना, और काशी के शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, सौमिल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए माना है। और यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आरंभिक उत्तर पत्रिका में जो है ऑप्शन ए को माना है, चूँकि गुप्त काल में सुश्रुत जो है ये थे। बाकी इस सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्य नहीं है। तो इसमें अगर आयोग ने तो सुश्रुत को माना केवल ऑप्शन ए को, बाकी इसमें एक से अधिक लोग हो जाएंगे, है ना। अगला बात करते हैं वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी है,
वर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या पुष्यभूति। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यभूति ने की है ना। इसकी राजधानी की बात करें तो थानेश्वर थी, थानेश्वर, है ना। अगला बात करें चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और एक पुस्तक भी लिखी है, क्या नाम है उसका? CU की, है ना। अध्ययन किया और CU की नाम पुस्तक भी लिखी है। अगले की बात करें तो हुएनसांग की भारत यात्रा के समीप सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उस समय जो है मथुरा केंद्र था, है ना। तो मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी, है ना। इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हुएनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि के लिए एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी, है ना। अगला बात करें कवि बाण निवासी थे, तो कहाँ के? पाटलिपुत्र के, है ना। पाटलिपुत्र के थे। बात करें कवि बाण की एक रचना है हर्षचरित, जिसको बाण भट्ट ने लिखा है ना। हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया और चंडी शतक, ये सभी किसकी हैं? रचनाएं हैं इनकी, कवि बाण भट्ट की, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, है ना। बात करें चीनी यात्री इतुसिंह ने बिहार में जो है बिहार का भ्रमण कब किया है? इतुसिंह ने, तो ये 635 ईस्वी की बात है। कब की? 635 नहीं, 635 नहीं, 671 और 72, जो कि 7वीं शताब्दी में आता है ना, 17th सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। तो व्याख्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो चीनी यात्री जो है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आता है? तो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, विक्रमादित्य के शासनकाल में। इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगले प्रश्न की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कुमारगुप्त ने, है ना, कुमारगुप्त ने करवाई है। अगला बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो मुसलमान हो जाएंगे, है ना। बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो है इसको नष्ट कर दिया था, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। किसने? धर्मपाल ने। कब करवाई थी? 770 और 810 ईस्वी के मध्य, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विद्यालय जो है विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में स्थित है। कहाँ? अंतीचक गांव। अगले प्रश्न की बात करें तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, है ना। थाईलैंड से या कंबोडिया या जावा सुमात्रा? तो इसका जो है जावा सुमात्रा से संबंध था, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत दर देवपाल से 5 गांव दान देने में के लिए प्रार्थना की थी? तो धरणीधर, बालपुत्र देव या संग्राम धनंजय या चूड़ा मणिवर्धन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन थे? बालपुत्र देव थे, है ना। तो व्याख्या यहाँ पे लिखिए, देख सकते हैं अपने हिसाब से आप। अगला क्या है? खजुराहो का मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल शासक, है ना। इसके लिए तो आंसर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने जो है 950 से 1050 के मध्य बनवाया था, है ना। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर, है ना, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ना, खजुराहो के मंदिर। बात करें विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन हैं? तो देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल? तो कौन हो जाएंगे? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, इसके ऊपर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, धर्मपाल। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर, चोल और पांड्य इनका तो हुआ है, पर कदम्ब का नहीं हुआ है ना, कदम्ब का नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? उरैयूर तो किसके लिए हो जाएगा? मसालों के व्यापार के केंद्र के रूप में या कपास के व्यापार के केंद्र के रूप में, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण या आंतरिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। काहे के लिए? कपास के लिए फेमस था, है ना, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएंगे, है ना। अगर इसकी व्याख्या चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं ये कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराडम नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से? कारी और वाराडम, है ना। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का जो है बड़ा और व्यापारिक केंद्र था, है ना। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त की है ना। इसमें जो है चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है ना। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके पहले। और बात करें, घुंडी राज ने जो है मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है ना। टीका लिखा है उन्होंने। बात करें पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रबरदाई की रचना हो जाएगी, है ना। स्वप्नवास उदत्ता, ये हो जाएगी भास की, है ना। अगली बात करें, महाकवि भास के नाम से जो है 13 नाटक निकाले गए हैं। कौन कौन से 13 नाटक उपलब्ध हैं जो कि भास ने लिखे हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो प्रतिज्ञा, योग, योगन धारायण हो जाएगा, है ना। दूसरी स्वप्नवास दत्ता हो जाएगा। फिर उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, फिर दूत घटोत्कच या कर्णभार, मध्यम व्यायोग, है ना। प्रतिमा नाटक हो जाएगा। अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त, ये सब किसके हो जाएंगे? तो ये सब भास की लिखी गई हैं, है ना। तो कुमार संभव कालिदास का हो जाएगा। अगले की बात करें तो कुमार संभव में जो है प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय जन्म का वर्णन किया गया है। किराता अर्जुनियम भारवी की हो जाएगी, है ना। किसकी हो जाएगी? कवि भारवी की। तो इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के मध्य वर्णन किया गया है। अगला बात करें, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में जानता है। तो मिलिंदोपन्हो जातक या संगम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें मिलिंदोपन्हो हो जाएगा, है ना। मिलिंदोपन्हो में देख लेते हैं व्याख्या। मिलिंदोपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर, है ना। नागसेन एवं मिनांडर के मध्य जो है वार्तालाप का वर्णन किया गया है। और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, बाकी सब में जो है मिलता है। संगम साहित्य, जातक कहानियाँ और इनमें इन दोनों में मिलता है, बाकी मिलिंदोपन्हो में नहीं मिलता है। काहे का? व्यापारिक मार्गों का वर्णन। हर्षचरित किसकी हो जाएगी? तो हर्षचरित जो हो जाए बाणभट्ट की हो जाएगी। तो ये सारी जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार वही आ रहे हैं घूम घूम के, है ना। बात करें चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो जो है विजयालय हो जाएंगे, है ना। इसकी राजधानी की बात करें तो तंजौर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तंजौर, है ना। फिर बात करें अगले प्रश्न की। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, है ना। यहाँ पे जो है स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। देख भी सकते हैं, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है ना। जिसको का उत्तर मेरू से ग्राम अभिलेख के ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है ना। बात करें मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा हो जाएगा? चालुक्य, सोलंकी, चोल, परमार, है ना। तो जस्ट यही क्वेश्चन कॉपी कर दिया गया है, चोल साम्राज्य हो जाएगा। बात करें दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, देवालय, गोपुरम या मंडपम। तो गोपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपुरम। बात करें गोपुरम की, तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या थे? गोपुरम, है ना। पांड्यों, चोलों राज्यकाल के द्रविड़ शैली में पनपी हुई है। बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं। गोपुरम किसे कहते हैं? तो प्रवेश द्वार को कहते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई ये मंदिर है ना, मान लेते हैं ये पूरा प्लॉट है, तो यहाँ पे जहाँ से प्रवेश करते हैं ना गोपुरम, ये प्रवेश द्वार को गोपुरम कहेंगे। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, है ना, जो कि राजगीर के निकट बनाया गया था। और किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। अगला अजात शत्रुवंश का नाम किसने? हर्यक वंश, है ना, जो कि मगध में सबसे पहले स्थापित वंश था। इसके बाद बात करें वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। कौंडिन्य एवं कालदेवल या आनंद एवं अश्वघोष, अलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र या फिर सारिपुत्र एवं नागसेन।
तो इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, है ना। आलार कालाम एवं रुद्रक रामपुत्र से। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, आलार कलाम रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था, है ना। फिर बात करें सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। अगला सर 1565 में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, है ना, या फिर बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, या तालीकोटा या राक्षसतांगड़ी का युद्ध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध या इसको क्या कहते हैं, राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, है ना। देख लेते हैं अगला। और बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध तो 1528 में होता है शायद, है ना। देख लेते हैं व्याख्या। तो 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। किसको, विजयनगर को। कभी कभी पूछ लेता है इसमें कौन शामिल नहीं था, तो इसमें बरार नहीं शामिल था, है ना। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये चारों शामिल थे, पर बरार नहीं शामिल था, है ना। अगला बात करें दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो जाहिर सी बात है अकबर हो जाएंगे, है ना। 1582 में इन्होंने तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही स्टार्ट की थी। इसका मतलब था कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने के लिए, है ना, इसको सर्वेश्वरवाद पर ध्यान देना कहता है ना, सभी ईश्वरों को समान पर वरीयता देना। अगला बात करें अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, तो यह शिवाजी हो जाएगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है ना। कौन कौन थे अष्ट प्रधान, तो पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति और पंडित राव तथा न्यायाधीश होते हैं, है ना। यहाँ पे सबका जो है लिखा भी है स्पेशल। तो पेशवा जो है राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार की बात करें, मजमूदार की बात करें तो वित्त एवं राजस्व का मंत्री होता था। वकियानवीस या मंत्री तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव या सुरूनवीस की बात करें तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, है ना, डाकिया विभाग। सुमंत या दबीर जो होता था विदेश मंत्री होता था। सेनापति शरे नौबत सेना की भर्ती करना, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था, है ना। फिर अगला बात करें पंडित राव, तो विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान या दायित्व का कार्य करता था। और न्यायाधीश तो होता था मुख्य न्यायाधीश, है ना, जो न्याय प्रदान करता था। बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो बृहद्रथ हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा, बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी, है ना। 184 ईसा पूर्व की बात है। अगला प्रश्न की बात करें तो वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की थी, है ना, महावीर स्वामी, तो कौन सा हो जाएगा, जंभिका ग्राम, है ना। जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष, कौन सा वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और इसके बाद इनको क्या कहलाया गया, इनको जिन, कौन कौन से नाम, जिन कहलाए गए, कैवल्य, है ना, अरहत, ये सारे नाम महावीर स्वामी के हो जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा, क्या हो जाएगी, चंपा। अगले की बात करें चंपा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, मालिनी, मालिनी, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, नेपाल, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला कल्हड़ की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है ना, जो कि जयसिंह के समय 1127 और 1159 के मध्य लिखी गई। बात करें अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे होता है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह बिहार, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो अर्थशास्त्र किसकी है, तो कौटिल्य की रचना हो जाएगी, है ना, जिसमें मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन और राजनीति के बारे में लिखा गया है। और इसमें जो है क्या इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 7 मुख्य अंगों का जो है वर्णन किया गया है। तो उसमें कौन कौन हो जाएंगे, एक तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, मित्र के बारे में। अगले की बात करें पृथ्वीराज रासो, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो हो जाएगी चंद्रबरदाई की रचना, है ना, चंद्रबरदाई। अगले की बात करते हैं गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी किसने,
सातवाहनों ने कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा, शकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसको सबसे पहले जो है सातवाहनों ने, है ना। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किसने जारी की थी? सातवाहनों ने, है ना। इसकी स्थापना सातवाहन वंश की सिमुक ने की थी, है ना। इसकी राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठाना या पैठन इसकी राजधानी थी। और इनको क्या कहा जाता है? सातवाहनों को, इनको आंध्र भृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय। बात करें अगले प्रश्न की, तो अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने बताया है? किसने बोला है? कहते रोमिल थापर, V.A. स्मिथ, D.N. झा या H.C. रायचौधरी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो रोमिल थापर ने जो है यह कथन लिखा है। किसने? रोमिल थापर ने। बात करें अगला, तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे। किसने? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में जो है प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। बात करें समुद्रगुप्त की अन्य पदों की, तो उनको संधि विग्राहक, कुमारादित्य एवं महादंड नायक, ये सारी उपाधियाँ उनकी हो जाती हैं, है ना। इसकी समुद्रगुप्त की। अगले प्रश्न की बात करें तो बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भारत कंबोडिया कला, भारत तिब्बत कला, भारत चंपा कला या भारत जावा कला। तो ये जावा इंडोनेशिया की कला हो जाएगी, है ना। व्याख्या दी है, आप लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठते हैं? तो सबसे कम आयु पर बैठते हैं 15 वर्ष में। सबसे कम आयु पे नहीं, मतलब 15 वर्ष में बैठते हैं गद्दी पर। अगले प्रश्न की बात करें तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी क्या गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर या राजराज चोल। तो इसके कौन हो जाएंगे? राजा खारवेल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेद वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी को विजित किया था, है ना। क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख चेद वंश के महान शासकों खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें जो है इनकी महाराजा की उपाधि भी दी गई है ना। किसकी उपाधि दी गई इनको? महाराजा की। तो जो है टोटल कितने क्वेश्चन हैं? अब आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास, है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें टोटल 180 क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं। और ये अगर आप लोगों ने अच्छे से व्याख्या इसकी पढ़ ली है ना, और 1 से 2 बार देख लिया टोटल लेक्चर, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आप लोग के कवर हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक भारत के इतिहास के साथ, है ना। मिलते हैं फिर।